तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करने को दिया था, हुआ वो? कोई डाउट है उनमें से? 7-8 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए थे। हाँ, पेज नंबर 27 में 1 to 9 एक्सेप्ट 6 जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन था। हाँ, किया है किसी ने? हेलो सर, क्वेश्चन नंबर किया है या डाउट है किसी का? नो डाउट। चल, so we'll start with the second effect of Lee Chatelier's principle. The second effect is effect of pressure और वॉल्यूम। तो हमने पहला इफेक्ट जो देखा था दैट वाज इफेक्ट ऑफ मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन, एंड वी सॉ कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होते हैं व्हेन you increase the reactant concentration or decrease the reactant concentration, or simultaneously to increase the concentration of product or decrease the concentration of product। ये हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होता है। ना व्हाई प्रेशर और वॉल्यूम? बिकॉज केमिकल रिएक्शंस occur at a constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो we know that pressure is inversely proportional to volume, Boyle's law। तो that is why हम प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट भी एक ही साथ पढ़ते हैं। प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वॉल्यूम का इफेक्ट जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो कैसे होगा? Now to understand this we have to take example of a reaction। रिएक्शन का एग्जाम्पल से ही ये समझाया जा सकता है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें 3 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे यहाँ पर। एक हम लेते हैं एमोनिया वाला फर्स्ट में, कि व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर और इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम। ओके, तो अगर ये मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन है and it is gaseous and this reaction is present at equilibrium। okay, तो अगर मैं कंडीशन ये लगाता हूं कि if pressure is increased, if pressure is increased, तो प्रेशर इज इंक्रीज्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? ना यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज वो कह रहा है प्रेशर इज इंक्रीज, किसका प्रेशर वो नहीं कह रहा है। उसने ऐसा नहीं कहा कि नाइट्रोजन का इंक्रीज हुआ है या हाइड्रोजन का, एमोनिया का। उसने सिर्फ कहा प्रेशर इज इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लूं कि ये मेरा पहले वेसल था, इस वेसल के अंदर मेरा रिएक्शन हो रहा था N2 प्लस थ्राइस H2 इक्विलिब्रियम विद अमोनिया। ये रिएक्शन मेरा इस वेसल के अंदर हो रहा था। तो इस वक्त जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन किया रहेगा उसका एक डेफिनेट प्रेशर होगा। बट अब हमने क्या किया? अब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। तो हम प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? लेट्स से यहां पर एक पिस्टन होगा, तो अगर मैं इस पिस्टन को नीचे ले आऊं, इफ आई ब्रिंग दिस पिस्टन डाउन टू हियर, यहां तक अगर मैं पिस्टन को ले आऊं, तो मैंने क्या किया? मैंने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया।
और वॉल्यूम डिक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं प्रेशर इज इंक्रीज, इसलिए इसका डायरेक्ट मीन या इनडायरेक्टली ये मीन होता है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तभी प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, तो अगेन यही बात समझिए कि वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है तो सिर्फ एक के लिए नहीं हो रहा है, तीनों के लिए हो रहा है। बिकॉज इस वेसल के अंदर अभी भी तीनों हैं। पहले उनके पास इतना वॉल्यूम था, अब इनके पास सिर्फ इतना वॉल्यूम है। सो द वॉल्यूम हैज डिक्रीज फॉर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एज वेल एज अमोनिया, तीनों के लिए डिक्रीज हुआ है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन अब होता कैसा है। तो मैंने आपको कल एक चीज नहीं बताया था, आज मैं बता दे रहा हूं कि देखिए आप चेंज चाहे कोई भी फैक्टर को करें, चेंज चाहे आप कोई भी फैक्टर को करें, स्पेशली फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर वॉल्यूम थिंग, और इसके बाद जो इनर्ट गैस भी बताऊंगा, आप चेंज चाहे कुछ भी करिए, अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है, आपको कॉन्सेंट्रेशन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वही देखना होता है। मतलब क्या है, तो अगर मेरा यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, देखो मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आपका कोई रिएक्टेंट तो वेसल के बाहर नहीं गया है, तो आपके मोल्स तो कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज। तो आप देखिए आपने प्रेशर को चेंज किया था, लेकिन अल्टीमेटली हमने इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही ले आए। लेकिन पिछले कॉन्सेंट्रेशन के जैसा नहीं है ये, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन तीनों का इंक्रीज हुआ है। हमने फर्स्ट जो इफेक्ट देखा था वहां पर हम किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहां पर तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मतलब देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दिया। ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि आप जो भी इफेक्ट करेंगे या जो भी चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम उस चेंज को क्या कर देगा, अपोजिट। अनडू कर देगा। इट विल अनडू दैट चेंज। तो अगर मैंने, तो अब ये मत कह रहा सर हमने तो प्रेशर इंक्रीज किया था, अरे लेकिन प्रेशर का इफेक्ट जो है वो जब तक कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं आता है तब तक वो चेंज नहीं करेगा। आप प्रेशर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली दैट इफेक्ट विल बी सीन ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, इंक्रीज। तो अब क्या करेगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम equilibrium will tend to decrease the concentration, decrease the concentration। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करें, लेकिन फिर से देखिए कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है, ये हमने लिखा कि हमें नहीं, इक्विलिब्रियम जो है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, आइदर तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं फिर से, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे कम करना है, आइदर आई कैन इंक्रीज द वॉल्यूम क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं, मोल्स को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज नहीं, मोल्स इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मोल्स को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मोल्स को रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर सकता है, बिकॉज रिएक्शन वॉल्यूम को कैसे चेंज करेगा,
वॉल्यूम तो आपके हाथ में है। ऐसा तो नहीं ना रिएक्शन बाहर निकल कर कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। तो रिएक्शन के हाथ में हमेशा क्या चेंज करना रहता है? मोल्स। रिमेंबर, या नोट करके भी रख सकते हैं, वैसे कुछ नहीं नोट करते हैं। रिएक्शन कैन ओनली चेंज द नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन ना प्रेशर चेंज कर सकता है, ना वॉल्यूम चेंज कर सकता है, ना और कुछ चेंज कर सकता है। रिएक्शन सिर्फ अपने मोल्स को चेंज कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम विल टेंड टू डिक्रीज द concentration, and this decrease happens by decreasing number of moles. By decreasing number of moles. अल्टीमेटली इसका एक शॉर्टकट है, अगर इतना सब नहीं भी समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इसका एक शॉर्टकट होता है। ठीक, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम में एंड द रिएक्शन will proceed in that direction where number of moles decreases. The reaction will proceed in that direction where the number of moles decreases. तो हमें क्वेश्चन करते वक्त इतना सब नहीं लिखना है, हमें तो अल्टीमेटली डायरेक्शन ही बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बस वो क्यों इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो एक बार फिर से शुरू से बताता हूं, फिर इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूं कैसे होता है, मतलब कैसे इसको याद रखा जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो, आप दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। सो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस, देन द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने कर दिया इंक्रीज। तो यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब इक्विलिब्रियम अपना काम करना शुरू करेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिक्रीज करेगा? मोल्स को डिक्रीज करके। रिएक्शन के पास और कुछ नहीं है, रिएक्शन कैन ओनली चेंज मोल्स। इट कैन आइदर इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स और इट कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना है, तो मुझे मोल्स को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। और मोल्स डिक्रीज होने का मतलब है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं। तो अब जो हमने इक्वेशन लिया था, अगर मैं दोबारा उसको यहां पर लिखूं, N2 plus thrice H2 is in equilibrium with twice ammonia, ये रिएक्शन हमने लिया था। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड देखता हूं, रिएक्टेंट साइड, तो यहां पर 4 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड मेरे पास 2 मोल्स है। तो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां डिक्रीज कर रहे हैं? प्रोडक्ट के साइड में। ये है रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स किस साइड डिक्रीज कर रहे हैं? प्रोडक्ट के साइड डिक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स द रिएक्शन will proceed in
forward direction, because the number of moles is less on the product side and more on the reactant side. मतलब अगर एक एमोनिया का रिएक्शन चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया रिएक्शन चल रहा है, तो जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. मोर ग्रेटर द प्रेशर, मोर विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म. अब इसको करने का शॉर्टकट क्या है, इजीली हम इसको कैसे करें? तो देखिए, इसका मैंने एक शॉर्टकट ऐसे बनाया है कि हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है, क्योंकि हम गैसियस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं सर. PV इक्वल्स टू nRT, तो आई कैन राइट P इक्वल्स टू, या जो भी लिखो, P इक्वल्स टू nRT, चलिए जो भी. तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज किया था हमने. प्रेशर हमने क्या किया था, इंक्रीज. तो क्योंकि प्रेशर और मोल्स, अगेन मैंने बताया हमेशा मोल्स इंपॉर्टेंट हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो आप अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो मोल्स भी बढ़ जाएगा. अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो मोल्स भी बढ़ जाएगा. और अगर मोल्स बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मोल्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. यही तो है ना ली चैटले प्रिंसिपल. द प्रेशर वाज इंक्रीज्ड बाय यू, so the number of moles has also increased, so the equilibrium will tend to do what, it will tend to decrease the number of moles. तो इसलिए आपका रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में. मैं आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बता सकता, वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसा है. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं. जैसे एक और भी इसी पर मैं ये करके दिखा देता हूं, क्यों ये बहुत यूजफुल तरीका है करने का. लेट्स से मैंने अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया होता, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो आपको पूछेगा वॉल्यूम इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा. कौन बता पाए? चलिए मैं बता देता हूं, बोलेंगे नहीं. तो वॉल्यूम से कभी भी मत देखना इसको, यहां पर हमेशा चेक करना P और N से. अभी यही बताया ना, प्रेशर से हमेशा चेक करना, इवन इफ अगर वॉल्यूम का भी चेंज क्यों ना दे दे, कोई बात नहीं. अगर उसने वॉल्यूम डिक्रीज किया है, लेट्स से जैसे वो कह रहा है वॉल्यूम इज डिक्रीज, ये मैंने क्या कहा, वॉल्यूम इज इंक्रीज का मैंने, चलो कोई बात नहीं, इंक्रीज का शायद. अगर वॉल्यूम में इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर क्या हुआ होगा, प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा. प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा या नहीं, बिल्कुल डिक्रीज हुआ होगा. तो प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए होंगे, डिक्रीज. तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे. तो वेरी सिंपल चीज है, चाहे प्रेशर में हमें दे या वॉल्यूम में दे, मतलब प्रेशर में दे तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा, लेकिन अगर कभी वो चेंज जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी बता दे तो हमेशा आपको उसको प्रेशर के साथ कंपेयर करना है. मतलब मोल्स एंड प्रेशर विल ऑलवेज बी कंपेयर्ड, नेवर मोल्स एंड वॉल्यूम. प्रेशर में हमेशा उसको ले जाना है, इसलिए शुरू में ही लिखवा दिया था मैंने कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप प्रेशर को कम कर रहे हो, तो प्रेशर कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे. तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे. तो इस केस में किस डायरेक्शन में जाता है रिएक्शन,
बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये चीज जो है ये इसका शॉर्टकट है, अगर आपको इतना सब नहीं करना है। बता दिया मैंने क्लियरली कि क्या, अगर प्रेशर में दिया है तो ठीक है, मतलब हमेशा में प्रेशर को मोल से कंपेयर करना है। प्रेशर में दे दिया तो ठीक है, लेकिन कभी अगर वॉल्यूम में भी दे दिया, दूसरा एक ही ऑप्शन है वॉल्यूम में देगा, तो वॉल्यूम में कंपेयर मत करना, वॉल्यूम को प्रेशर से रिलेट करना। अगर उसने कहा वॉल्यूम हैज बीन डिक्रीज्ड, तो वॉल्यूम डिक्रीज्ड मतलब प्रेशर इंक्रीज्ड, या वॉल्यूम इंक्रीज्ड तो प्रेशर डिक्रीज्ड, या वाइस वर्सा जो भी। तो फिर अब आप उस तरीके से कंपेयर करके कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। तो मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, बताओ। मैं रिएक्शन दे रहा हूं, मैं कंडीशन भी दे रहा हूं। आप मुझे बताएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा एट इक्विलिब्रियम। दिस रिएक्शन, तो मैं कहता हूं कि इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, लैंग्वेज में लिखिए, वही है, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, the reaction shifts in which direction? ये आप बताओ, in which direction? तरीका मैंने आपको बता दिया, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। दुनिया में कोई भी बुक में आप ये ट्रिक नहीं पाओगे, ना किसी के पास, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये एकदम सही है, कहीं पर भी लगा सकते हो। हाँ बोलो सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो मोल्स भी डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन वही आंसर मत कर देना, ये आपने किया, मोल्स आपने डिक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम अब अपना काम करेगा। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां पर मोल्स इंक्रीज करेंगे। तो मेरे रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? 1, लेकिन प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 2 PCl3 क्लोरीन। तो द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर एक और भी कहूं कि इफ वॉल्यूम इज increased, सर फॉरवर्ड आएगा इसमें भी। इसमें भी फॉरवर्ड ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर डिक्रीज करना होता है। ठीक है, तो वो आप अपने लैंग्वेज में या अपने तरीके से लिख लेना, वो मैं नहीं लिखूंगा। चलिए, ये वाला भी हो गया, बस एक आखिरी नोट लिखेंगे। क्या है वो नोट? देखिए, ये इफेक्ट भी हो गया, एक लास्ट नोट लिख के खत्म करेंगे इसको। 2 नोट है इसमें एक्चुअली। पहला नोट ये देखो, या देखिए कि द प्रेशर हैज नो इफेक्ट on equilibrium, if क्या है,
इस रिएक्शन को देखिए, मतलब मैं कंडीशन बाद में लिखूंगा, पहले रिएक्शन को लिखो। ये हमारा रिएक्शन है। तो देखो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन पर एक्चुअली प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, है ना क्वेश्चन तो ये, क्यों नहीं होगा? तो देखिए वेरी सिंपल है। आप एक केस लेकर देख लो तो आपको, हाँ अब एक केस लेकर देख लो। जैसे आपने सोचा कि प्रेशर इंक्रीज करके देखना, ठीक है, तो आपने अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो जो आपका मोल्स है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम उस में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करेंगे, क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज किया था। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर मोल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मोल यहाँ पर दोनों तरफ सेम है। रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो फिर अब तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रहा ही नहीं। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों नहीं रहा इस केस में? बिकॉज हियर फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एन जी क्या है? 0। 0. हमारा रिएक्शन जो हमने पहले जो 2 एग्जांपल देखे वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी है वो क्यों जा रहा था? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट थे, 4 2 1 2 डिफरेंट थे, तो इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हुए तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, या वॉल्यूम का। अगर प्रेशर का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम का भी इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा, अगर मैं ऐसा एक रिएक्शन दे दूं, इस रिएक्शन पर भी प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक। और लिक्विड्स पर प्रेशर का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स पर प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है। आप लिक्विड को कंप्रेस करके कुछ ज्यादा ये नहीं कर सकते। अगर आप लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इन दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो थर्ड पर आ जाइए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड जो मेन है, मेन ये थर्ड तक ही है, दैट इज एडिशन ऑफ
inert gas. Addition of inert gas. तो देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का मतलब क्या है? तो मैंने जैसे आपको लिखवाते वक्त ही बताया था कि इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है कि इनर्ट गैस कैन बी एनी गैस। सॉरी कोई कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। एनी गैस which does not participate in a reaction। मतलब आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पर भी है। अब आप इक्विलिब्रियम पर वो रिएक्शन पहुंच जाने के बाद, मैंने आपको बार बार बताया, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन विच आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। उनको इक्विलिब्रियम पर पहुंचना नहीं है, वो इक्विलिब्रियम पर हैं। तो अब आपने क्या कर दिया, उसके अंदर एक इनर्ट गैस ऐड कर दिया। तो इनर्ट गैस ऐसा कोई भी गैस हो सकता है जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, नॉट नेसेसरीली नोबल गैस, कोई भी गैस हो सकता है, आपने ऐड कर दिया। तो इसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा या नहीं होगा, दोनों कंडीशन यहां पर होती हैं। देखिए, तो अब जो ये इनर्ट गैस है, ये दो कंडीशन में ऐड किया जाता है। We add this inert gas under two conditions. One is at constant volume, and the second one is at constant pressure. At constant volume and at constant pressure. ओके, तो देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, मतलब सीन क्या है समझिए कि मान लो ये आपका एक कंटेनर है, ये ड्रॉ नहीं करना है, समझाने के लिए बताता हूँ। कंटेनर है, इसके अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है, और आपने इसके अंदर कोई एक इनर्ट गैस ऐड कर दिया, इनर्ट गैस आपने ऐड कर दिया, लेकिन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आपका जो कंटेनर का साइज है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो देखो, अगर कंटेनर का साइज ही चेंज नहीं होता है, इफ द कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या जो ए और बी है, ए और बी है, क्या उसके कॉन्सेंट्रेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? देखो, मैंने आपको पिछला वाला वो ट्रिक से बता दिया कि प्रेशर से आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट तो कॉन्सेंट्रेशन का ही है ना। तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट और आपने एक नया गैस उसके अंदर ऐड कर दिया है, एक गैस है सी मान लो, तो क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? नो, योर कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ए के मोल्स जितना था उतना ही है, बी का मोल्स जितना था उतना ही है। एक नया सी आया है तो उससे ए या बी के मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ए या बी का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका इक्विलिब्रियम पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। योर इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड। मींस आपका इक्विलिब्रियम मतलब जो आपका रिएक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा।
ओके ओके, तो वही चीज लिखें कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन inert gas is added, the concentration of reactants or product remains unchanged. Hence, it has no effect on equilibrium. ओके तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लिखा? Yes, sir. तो बेसिकली इतना सब कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही लाइन का आंसर है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड किया जा रहा है तो इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। द रिएक्शन इज विल नाइदर मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नो इफेक्ट। बस उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। अल्टीमेट जो मेन इसका जो कंक्लूजन है वो लास्ट लाइन है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बट अब देखिए, जब कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है, इसका क्या मतलब है? अब देखना, इसको भी मैं एक डायग्राम से पहले दिखाता हूं फिर लिखूंगा। तो आपका ये वेसल था, इसके अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है दैट इज एट इक्विलिब्रियम पर है। अब आपने इसके अंदर ऐड कर दिया इनर्ट गैस आपने इसके अंदर ऐड कर दी। बट ध्यान रखिए, अब कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। मुझे एक बात बताइए, जब आप एक और इनर्ट गैस को उसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ टू रीजन। ठीक है, तो आप एक चीज ऐसे सोच सकते हो कि सर ए और बी के तो मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो प्रेशर कैसे चेंज होगा? दो तरीके से चेंज होगा। एक तो आपने क्योंकि नया गैस ऐड किया है तो उसके वजह से उसका भी एक पार्शियल प्रेशर आएगा, एंड इसीलिए इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है। इनर्ट गैस को क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि आप जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे ही लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑन नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो ये जो हमने इनर्ट गैस ऐड किया, इसका खुद का भी एक पार्शियल प्रेशर होगा और ए और बी का अपना पार्शियल प्रेशर था इक्विलिब्रियम पर। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है कि इक्विलिब्रियम पर अगर मुझे ए और बी दोनों का पार्शियल प्रेशर पता है, अगर मुझे पता है, तो टोटल प्रेशर सिंपली क्या होता है? दोनों का सम। लेकिन अब जब ये तीसरा गैस आएगा तो टोटल प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, और टोटल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से इनका पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। इनका पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर।
तो आपका तीसरा जो नया गैस है उसके भी तो मोल्स आए ना, तो उसका मोल्स आएगा तो टोटल मोल्स चेंज हो जाएगा, टोटल मोल्स चेंज हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई द पार्शियल प्रेशर चेंजेस, है ना। मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहना चाहूंगा, बेसिकली मैं ये कहूंगा कि द पार्शियल प्रेशर चेंजेस, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइए, जब आप ये तीसरा गैस ऐड कर दे रहे हो तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, टोटल प्रेशर, लेकिन हमें कहा क्या गया है कि हमें प्रेशर क्या कर रखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रखना है। तो सोचिए आपने एक नया गैस ऐड किया, उसके वजह से प्रेशर बढ़ गया, लेकिन आप चाहते हो कि प्रेशर ना बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? आपने नया गैस ऐड किया, इसके वजह से प्रेशर बढ़ गया, लेकिन आपको प्रेशर नहीं बढ़ने देना है, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, मतलब पहले जितना था उतना ही प्रेशर रखना है। तो क्या करके कर सकते हैं? हाँ बोलो बोलो, कोई बोल रहा था। सर वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा, एग्जैक्टली आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तभी जो आपने ये एक्स्ट्रा गैस उसके अंदर ऐड किया है, तभी उसका प्रेशर जो है वो बैलेंस आउट हो पाएगा, ठीक है। यही है ट्रिक इसका, कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अब देखिए क्या होगा, अब देखो, अब मैं यहां से करना शुरू करता हूं। लेकिन बेटा अब देखो, जैसे ही आप वॉल्यूम वेसल का बढ़ाओगे ना, जैसे ही आप वॉल्यूम वेसल का बढ़ाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन मोल्स तो ए बी के जितने थे उतने हैं अभी के लिए, उतने ही हैं। तो क्या जो ए या बी का, ए का या फिर बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वो कम हो जाएगा? दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या कम हो जाएगा? यस सर। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकता है? मोल्स को बढ़ाकर। It can do it again by increasing the number of moles. ओके, मैं इसका भी शॉर्टकट बता दूंगा, इसका भी ट्रिक है, बताता हूं अभी। So that means the equilibrium will go in that direction where the number of moles increases, ठीक है। तो देखिए इस पूरे चीज को अब हम ये करते हैं, एक बार और बता देता हूं जो लिखा मैंने। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, वेरी सिंपल। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा, फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम के हाथ में तो एक ही चीज है कि मोल्स चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस चीज को पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको इसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ, याद कैसे रखेंगे इसे। तो लिखिए कि when inert gas is added at constant pressure, then यही मेन चीज है, then volume increases, due to this concentration decreases, hence equilibrium shifts
the reaction, equilibrium shifts the reaction in that direction where क्या, number of moles decreases. ठीक है। अच्छा, तो आप देखो इसका शॉर्टकट क्या है। तो बेटा इसका शॉर्टकट भी जो है वो आपका वो आइडियल गैस इक्वेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन टू अप्लाई दैट शॉर्टकट आपको ये वाला चीज लेकिन समझना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस को ऐड करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट प्रेशर पर जब ऐड किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो फिर से देखो मैं उसी इक्वेशन का ये करूंगा, यूज करूंगा। तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये डिक्रीजेस क्यों लिखा है मैंने, अरे इंक्रीजेस होगा। मैं वही सोचूं ये गलत कैसे होगा, इधर इंक्रीजेस होगा, कोई देख भी नहीं रहा। अरे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया था तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मोल्स इंक्रीज होंगे। हाँ, देख भी नहीं रहे। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो मोल्स भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां पर मोल्स इंक्रीज करते हैं, वही लिखा है। So when you add inert gas at constant pressure, volume increases. Due to this, pressure decreases. Pressure is directly proportional to moles. Second वाले से ही बताता आ रहा हूं। तो प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया मोल्स भी डिक्रीज कर जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां पर मोल्स इंक्रीज करते हैं, वही हमने लिखा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो वैसे तो यही लास्ट होता है, लेकिन बाकी दो भी आपके बुक में लिखे होंगे इसलिए उसको डिस्कस कर देना। वैसे पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास और बता दूंगा, जो मैंने आपको वेंट ऑफ इक्वेशन लिखा था, टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या लिखा था हमने, याद दिला दे रहा कि इफ योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आप बोलो सर नहीं समझाता है, जो भी बोलो आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट।
ऑलरेडी करवा चुका हूं, अभी मैं स्लाइड ऊपर लेकर दिखा सकता हूं। सो इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। Decrease. So if for an exothermic reaction, if the temperature decreases, reaction proceeds in forward direction. चलिए मैं एक और ट्रिक भी बता देता हूं, मतलब ऐसा बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, बताया उनको जाता है जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बताया जाता है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि A इक्विलिब्रियम विद B प्लस डेल्टा H, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट के साइड होगा। तो अगर मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो मुझे डेल्टा H को कम करना होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, हमें डेल्टा H को कम करना पड़ेगा। तो डेल्टा H हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट रिलीज हो रहा है, तो जितना मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा डेल्टा H कम हो जाएगा। तो इसलिए देखो वही लिख रहा है कि द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप कहोगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डेल्टा H भी बढ़ जाएगा, और डेल्टा H अगर बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन, जो वो सीसॉ वाला बताया था, क्योंकि डेल्टा H प्रोडक्ट साइड में है ना, तो अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। If a reaction is exothermic, it will be favorable in forward direction at low temperature. वही चीज एंडोथर्मिक के लिए भी देख सकते हो। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, then the reaction proceeds in फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं दोनों। इसको भी मैं वैसे ही समझा देता हूं क्यों होता है। बेटा आप देखो, अगर एंडोथर्मिक है तो आप डेल्टा H को इस साइड लिखोगे, रिएक्टेंट के साइड में, क्योंकि रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा H बढ़ जाएगा, डेल्टा H बढ़ रहा है मतलब रिएक्टेंट का साइड बढ़ रहा है, तो फॉरवर्ड जाएगा। सीसा वाला एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, और जो बॉल वाला एग्जाम्पल बताया था, जिस तरफ चढ़ाओगे बॉल उसके ऑपोजिट तरफ जाएगा। रिएक्टेंट बढ़ाओगे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे रिएक्टेंट बनेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H आप कहां लिख रहे थे? प्रोडक्ट के साइड में लिख रहे थे, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट बढ़ जा रहा था। दैट इज व्हाई द रिएक्शन वाज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए आप टेम्परेचर कम कर रहे थे। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्टेंट साइड में है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा H बढ़ेगा, तो डेल्टा H अगर बढ़ा तो रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, और रिएक्टेंट बढ़ा तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन वैसे इसका जो लॉजिकल वे है वो आपका वही वांट ऑफ इक्वेशन ही है। तो वांट ऑफ इक्वेशन में ये लिखवाया था, log of K2 by K1 2.303 R
T2 माइनस T1, T1 T2, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमने पढ़ा था। तो ये जो दो चीजें हैं वो इसी इक्वेशन से आती हैं, बस हमने उसको थोड़ा लॉजिकली बताने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। और कैटलिस्ट का इफेक्ट तो मैंने बताया भी है। कैटलिस्ट का इफेक्ट मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया था इक्विलिब्रियम के, कि कैटलिस्ट आपके रिएक्शन, आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का ही स्पीड बढ़ाता है ना। कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, वो फॉरवर्ड का भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड का भी बढ़ाएगा। इसलिए कैटलिस्ट ओनली रिड्यूसेस द टाइम। कैटलिस्ट ना आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, ना आपके कंसंट्रेशन प्रेशर को अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पर, किसी चीज पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। Catalyst will only reduce the time required to achieve the equilibrium. अगर विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम 1 घंटे में आ रहा था, तो विद कैटलिस्ट वो 10 मिनट में या 15 मिनट में आ जाएगा। इतना ही बस इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का। So these are all the cases of Le-Chatelier's principle: concentration, pressure, volume, and addition of inert gas. तो यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो खत्म हुआ। और अब आपको एक सेकंड, है ना, ये एंडोथर्मिक मैंने करवा दिया, एक बार बुक में पढ़ लेना, वैसे सारा मैंने करवा दिया है। ऑन पेज नंबर, ये तो मैंने आपको करने को कहा था, पेज नंबर 27 है 1 से 9। तो अब ये जो सेक्शन ए है, इसका आप क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसने आयनिक इक्विलिब्रियम दिया है। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 तक कर सकते हैं। हो सकता है एक दो ना कर पाए, वो मैं नेक्स्ट बता दूंगा। तो सेक्शन ए का अब 1 to 9 पूरा कर सकते हैं, और सेक्शन बी का 1 to 21। कल संडे भी है, तो गो थ्रू दिस चैप्टर एंड डू दिस क्वेश्चंस। जो नहीं कर पाएंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास करवा के उनका आंसर करवा दूंगा। एक्सरसाइज में भी एक क्या हुआ? आपका आधा लाइन आ रहा है, ठीक है, तो क्लियरली बोला करिए। एक क्या सर एक्सरसाइज में छद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया। तो क्लियरली बोलो ना, 2-3 वर्ड बोल के रुक जाते हो। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे फॉर ए रिएक्शन A plus 3B is in equilibrium with 2C plus D। तो कह रहा है इनिशियल मोल्स ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। ठीक है, तो B का अगर A है तो A का कितना है? 2A, यही कहा है उसने। इफ एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ B एंड C आर इक्वल, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पहली बार, ठीक है। अच्छा, क्या पहला लाइन ये लिख पाए थे A के टर्म्स में या यस C सर। के टर्म्स में? अच्छा, तो मुझे बताओ यस सर। चेंज कितना होगा? ठीक है, तो इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 है। हाँ, तो अब मुझे बताओ A के लिए चेंज कितना होगा? A के लिए चेंज कितना होगा?
बाकी लोग बताइए ए के लिए चेंज कितना होगा, तो कहाँ से होगा, मतलब आपने क्या किया था, क्वेश्चन का चेहरा देख रहे थे क्या? ए के लिए चेंज कितना होगा? वेरी गुड, वाह, इतना अच्छा आंसर आज तक क्वेश्चन ने नहीं दिया। और देख लो, कॉपी कर लो, छोड़ो, और नहीं कर पाओगे कभी, आपसे हो ही नहीं पाएगा। देख लो, कॉपी कर लो। क्या कह रहा है, इन इक्विलिब्रियम आल्सो से, अच्छा अब बोलो, अब मैनेजर को बोलो कि सर बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, सर डीमोटिवेट कर रहे हैं, बोलो। तो हमें क्या निकालना है, इफ एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ बी एंड सी आर इक्वल देन परसेंटेज ऑफ बी रिएक्टेड इज, अच्छा कितना परसेंट बी रिएक्ट हुआ है, अच्छा ठीक है, तो बी कितना रिएक्ट हुआ है, बी 3x रिएक्ट हुआ है, तो 3x कितना होगा, 3a/, तो इतना भी रिएक्ट हुआ है, तो वो हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ बी रिएक्टेड, ये होगा 3a/5 जितना रिएक्ट हुआ है अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो ये हो गया 60। कितना रिएक्ट हुआ है नहीं बता पा रहे हैं आप, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करेंगे तो फिर मत करिए क्वेश्चन, ये सब नहीं हो पाएगा आपसे, सब क्वेश्चन एक्सरसाइज मत करना, ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, नहीं हो पाएगा आपसे, कैसे होगा, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि कितना सब्सटेंस रिएक्ट करता है, एक्सरसाइज करेंगे वो तो दूसरे प्लेनेट में जाके करना पड़ेगा,